हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। वेव ऑप्टिक्स में सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स हमने पढ़ाया हुआ आप लोगों को। इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही मीडियम में जब दो या दो से अधिक लाइट वेव्स ट्रेवल करते हुए एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचती हैं, मीन्स सुपरपोज करती हैं, है ना। टू आर मोर लाइट वेव्स सुपरइम्पोज ऑन ईच अदर at a point, then the net displacement at that point is the vector sum of displacements produced by individual waves. जहां पर ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरेगा वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जहां क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरेगा वहां पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जहां क्रेस्ट के ऊपर टफ गिरेगा वहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा आप लोगों को बताया गया लास्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद राहुल गिरी में। आप लोग बनी रहिए। अब कोई बात नहीं समझ में आती है तो बताइए। आज हमें उसके आगे बढ़ के पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? आप लोग क्लास 10th में थे तभी से कभी कभार सुनने को मिल गया होगा कि लाइट इंटरफेरेंस, डायफ्लेक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना को शो करती है, जिससे पता चलता है कि ये वेव है। तो अब उनको पढ़ने की बारी आ गई है कि इंटरफेरेंस क्या है, डायफ्लेक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। जो भी आपने सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़ा बिल्कुल उसी पे समझ लीजिए। लेकिन सुपरपोजिशन ही है, ये भी क्या है, सुपरपोजिशन है। बट सुपरपोजिशन के बाद जो इफेक्ट दिखाई देता है, सुपरपोजिशन के बाद जो इफेक्ट दिखाई देता है वही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इसे बताया ना, जब दो लाइट सुपरइम्पोज करेंगे, when two lights superimpose on each other, there will be some points at which intensity will be maximum and there will be some point at which intensity will be minimum. And if these superposing waves illuminate a screen, then sometimes we obtain alternate bright and dark fringes on the screen. Alternate bright and dark fringes on the screen. This phenomena to obtain alternate bright and dark fringes on the screen is known as interference of light. और ऐसा कब होता है? सबसे अच्छा मतलब ऐसा कब होता है? जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में चलते हुए सुपर इम्पोज करेंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होगा। आइए स्टेटमेंट बोलते हैं। When two monochromatic light waves traveling in same medium in same direction, having zero or constant phase difference, superpose on each other, then the intensity in the region of superposition get redistributed, becoming maximum at some points and minimum at some another points. This phenomena is known as interference of light. और सिंपल वे में आप बोलना चाहो तो मैंने कहा था, बताया था आपको, कोहेरेंट सोर्सेस, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट को एमिट करने वाले सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो आपका जो ये वो स्टेटमेंट था वो आधा हो गया। कैसे? If light waves emitted by two coherent sources, superpose on each other, then we obtain alternate bright and dark fringes on the screen. This phenomena is known as interference of light. Very simple, है ना।
when the light waves emitted by two coherent sources, when light waves emitted by coherent sources superpose on each other, then in the region of superposition, intensity of light becomes maximum at some points and minimum at some another points. This phenomenon is known as interference of light. मैं तो कई तरीके से डिफरेंशियल को बोलता हूँ और हर तरीके का मतलब एक ही निकल के आता है ना? On the superposition of two monochromatic light waves of same frequency and zero or constant phase difference, alternate dark and bright fringes are obtained on the screen. This phenomenon is known as interference of light. तो मेरी समझ से 3-4 तरीके से डिफरेंशियल को बोला मैंने. आप बैक करके देखिए, फिर से समझ में आएगा. When light waves emitted from two coherent sources superpose on each other, then in the region of superposition, the intensity of light gets redistributed, becoming maximum at some point and minimum at some another point. This phenomenon is known as interference of light. समझ में आया? क्या है ना? टू सोर्सेस हो गए, एक ये दूसरा ये. यहां से लाइट निकल रही है, सामने स्क्रीन है. क्या है? सामने स्क्रीन है. आप देखोगे अगर ये सोर्सेस कोहेरेंट है तो आप देखोगे यहाँ पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी. ब्राइट फ्रिंज फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे मिलेंगी. इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं. मैंने कई बार बताया क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए नया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. और अभी भी कोई दिक्कत है तो आइए मैं आगे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाता हूं. यह है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. क्या बताने जा रहा हूं मैं आप लोग को? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको YDSC भी बोलेंगे बीच में जरूरत पड़ने पर. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या किया गया इसमें? यंग ने क्या किया? टू कोहेरेंट सोर्सेस लिया, मतलब ऐसे सोर्सेस जो जीरो या कांस्टेंट फेज वाली लाइट्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं. लेकिन कैसे? अलग अलग सोर्सेस तो कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ऐसा मैंने आप लोग को बता दिया है. तो इन्होंने किया क्या था? स्लिट लिया. क्या लिया? स्लिट. इज सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इज सोर्स ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, है ना. 1801 में थॉमस यंग ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, सबसे पहले प्रमाणित किया था, बताया था इंटरफेरेंस क्या है. तो क्या बताया उन्होंने? In Young's double slit experiment, we can say that a source of monochromatic light illuminates a thin slit. Illuminates a thin slit, width about 1 millimeter. Now light passing out through this slit. ये कह लो ये light passing through this slit illuminates two another slits S1 and S2 placed symmetrically with this slit S. Light coming out from the slit S illuminates two slits S1 and S2 placed symmetrically with respect to S. Placed symmetrically, एक बराबर डिस्टेंस पर रखे गए हैं. Placed symmetrically with respect to S, है ना. S1 S2 को एलिमिनेट करती हैं. Now
The secondary waves coming from slit S illuminates the slits S1 and S2 simultaneously. Illuminates the slits S1 and S2 simultaneously. Therefore, S1 and S2 becomes coherent sources of light. Simultaneously ये दोनों illuminate होते हैं, तो यहाँ से एक ही सोर्स से निकलने वाली लाइट एक साथ illuminate कर रही है, तो इन दोनों से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की होंगी। फिलहाल ये तो एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। अभी एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जरा देखो। A source of monochromatic light illuminates a thin slit S. The light waves coming out from this thin slit S illuminates two slits S1 and S2 simultaneously. Then we obtain alternate bright and dark fringes on the screen placed at about 2 meters from the slits S1 and S2. S1 and S2 से लगभग 2 मीटर की दूरी पर रखे गए स्क्रीन पर लगभग हम अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को ऑब्टेन किया। अरे डिस्टेंस थोड़ी चेंज भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिंज तो ऑब्टेन होगी, लेकिन हम क्लियर फ्रिंजेस जो है बनी है उनके एक्सपेरिमेंट में एट अबाउट 2 मीटर पे रखी। हाँ, स्लिट्स की विड्थ के बारे में एस की विड्थ अबाउट 1 मिलीमीटर रही, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस अबाउट 2 मिलीमीटर रहा, एंड इनकी विड्थ S1 और S2 की विड्थ और भी कम रखी गई, अबाउट 0.3 मिलीमीटर रखी गई। तो ये सब रहे डेटा को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। मेन बात यही है जो मैंने आपको बताया, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट illuminates a slit S. The light coming out from slit S illuminates two slits S1 and S2 placed symmetrically with respect to S. And then we obtain alternate bright and dark fringes placed. Then we obtain alternate bright and dark fringes at the screen placed at about 2 meters from the slits S1 and S2. This phenomenon is called light interference of light. ऐसा हमको देखने को मिला, हमको मतलब यंग एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग को ऐसा देखने को मिला। अब उन्होंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसा हुआ कैसे। तो सिंपल वे में आपको बताऊं, एस पर जैसे ही लाइट एक्सप्लेनेशन बताना चल रहा भैया, अभी तक एक्सपेरिमेंट था। जैसे ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से आने वाली लाइट स्लिट एस को इल्यूमिनेट करी, एस सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव हो गया, ये सेकेंडरी वेव इमिट करना शुरू कर दिया, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव इमिट करना शुरू कर दिया, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज निकल क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ऐसे चलने लगे, और देखा जाए सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि कोई वेव फ्रंट एक साथ दोनों स्लिट को टच करेगा। ड्यू टू सिमेट्री कोई भी वेव फ्रंट एक साथ दोनों स्लिट को टच करेगा, तो सेकेंडरी स्लिट S1 S2 एक साथ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बन जाएंगी, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बन जाएंगी, ये भी सेकेंडरी वेव प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी, एक साथ इल्यूमिनेट हुई हैं, एक साथ प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी, इनसे निकली वेव सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी, सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगी। अल्टरनेट ये मैं ये जो दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन, ये ट्रप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो डार्क लाइन है ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अल्टरनेट ट्रप्स एंड क्रेस्ट में दिखा दिया। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक स्लिट S1 दूसरे स्लिट S2 से निकलने वाली लाइट एक दूसरे पे सुपरपोज कर रही हैं। देखिए कहीं पे क्रेस्ट पे गिर रहा है, कहीं पे ट्रप्स पे गिर रहा है, कहीं क्रेस्ट पे ट्रप्स गिर रहा है कि नहीं? जहां क्रेस्ट पे क्रेस्ट ट्रप्स पे ट्रप्स गिरेगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जहां पर ये क्रेस्ट और ट्रप्स एक दूसरे पे लेंगे वहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसलिए अल्टरनेट ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगी। अभी तो ये रहा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, रोकी मैं थोड़ा सा और अच्छे से फिगर वगैरह बना करके आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं ये कैसे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए
यह ट्रिपल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हुआ है। साफ दिखाई दे रहा है कि सोर्स है, सोर्स से चलने वाली लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट आकर के स्लिट एस को इल्यूमिनेट करेगी। एस जो है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव बनेगा। यहाँ से सिलिंड्रिकल, चूंकि स्लिट है ना, स्लिट लीनियर है तो इससे निकलने वाला वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होगा, बट हमने सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया तो सर्कुलर दिखाया हुआ है, सिलिंड्रिकल है। ये सेमी सर्किल से ड्रॉ किया हुआ है, एक डार्क एक डॉटेड। डार्क का मतलब क्रेस्ट, डॉटेड का मतलब ट्रफ्स। मैंने देखो रिप्रेजेंट लिख भी दिया। तो अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ्स हमने दिखाया हुआ है, तो साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि S1 एंड S2 आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू S, देयरफॉर एनी वेव फ्रंट इल्यूमिनेट्स S1 एंड S2 साइमल्टेनियसली। ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये देखिए S1 को और S2 को दोनों को एक साथ इल्यूमिनेट कर रहा है। देन S1 एंड S2 becomes source of secondary waves simultaneously and they are emitting secondary waves by receiving same type energy from its previous source। एक ही वेव फ्रंट से, एक ही वेव फ्रंट में समान एनर्जी होती है, एक ही वेव फ्रंट से एनर्जी लेकर के और आगे सेकेंडरी वेव एमिट कर रहे हैं, यानी ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हुए और कोहेरेंट हुए, है ना। तो इनसे जो आगे की लाइट है उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। तो देखिए कहीं कहीं पर क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर, और कहीं कहीं पर क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्रेस्ट क्रेस्ट मिले हैं, ट्रफ ट्रफ्स मिला है ना। कहेंगे सर ये फिगर बड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है, दिखाई कम दे रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, आप ये प्रोटेक्टर की हेल्प से ये आप यहाँ पे सेमी सर्किट ड्रॉ करिए, ठीक है। ये सेमी सर्किट ड्रॉ करिए, रेडियस को इंक्रीज कराते हुए डॉटेड डार्क सेमी सर्किट आप ड्रॉ करते जाइए बाय इंक्रीजिंग रेडियस। यही काम सेम रेडियस लेते हुए आप इधर ड्रॉ करते जाइए। अब देखिए जहां पर डार्क डॉटेड लाइंस मिल रही हैं, वहां पर लाइन जो बनेगी क्रेस्ट का फॉर्मेशन करेगी, तो ये वहां पर मैक्सिमम मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों बताया, जब क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलेंगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट दोनों मिल रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जा रहा है, इसकी वजह से इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही है। ओके चाहे क्रेस्ट क्रेस्ट मिले चाहे ट्रफ से ट्रफ से मिले, दोनों का ट्रफ एक साथ जब वहां पे होगा तो ट्रफ्स की साइज बढ़ जाएगी अर्थात इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन उसके जस्ट बगल में देखिए आप, इसके जस्ट बगल में देखिए ये क्या हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ से एक दूसरे को मिल रहे हैं। देखिए आप डॉटेड लाइन डार्क लाइन, इसके आगे देखिए क्रेस्ट और ट्रफ। तो इसकी सीधी में जो है हमको डार्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डार्क सीधी मिलेगी, है ना, फर्स्ट डार्क। और इसके जस्ट थोड़ा आगे बढ़िए आप देखिए क्या मिल रहा है, देखिए ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, ऐसे मिल रहे हैं। यानी यहां पर भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ये ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होता है ना। एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं, सिंस बोथ द स्लिट्स S1 and S2 are illuminated simultaneously by a single wave front coming from the slit S, therefore these sources act as coherent sources and the secondary waves emitted by them superpose on each other, on the second side, and the region at the points at which crest falls over crest, trough fall over trough, intensity becomes maximum. This phenomenon is known as constructive interference. Intensity becomes maximum, giving bright fringe, and the phenomenon is known as constructive interference. क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Constructive interference, okay, and the points at which
and the point at which crest and trough fall over one another, crest and trough fall over one another, intensity becomes minimum. Intensity becomes minimum, giving dark fringe. Intensity minimum होगी तो dark. Intensity becomes minimum, giving dark fringe. This phenomena is known as destructive interference. इस phenomena को क्या कहते हैं? Destructive. इस तरह से इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना. एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर नोन एज मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर नोन एज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर नोन एज पोजीशन ऑफ मिनिमा. ओके स्टूडेंट्स, और सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है. क्यों मिलती है अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा तो आपको बता दूंगा. बाकी तो फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलती है ना. सेंट्रल ब्राइट लिखा हो ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, तो सेंटर में सब ब्राइट फ्रिंज मिलती है. क्यों मिलती है अभी मैंने आपको ये देखिए फिगर के मदद समझा दिया हुआ है. बाकी अभी मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ा करूंगा कि कैलकुलेशन के मदद से भी समझा दूंगा. तो क्या स्टूडेंट्स, मुझे लगता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ में आया, उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया, और इसी के बेसिस पे हमने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बता दी. नोट करिएगा इन चीजों को. ओके, अब पहुंचते हैं हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर. तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, मीन्स कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका कैलकुलेशन. दो वेव सुपर इंपोज करती हैं. या देखिए वेव के लिए एक्सप्रेशन मैंने बताया था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है. क्या होता है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हुआ करता है. ओके, लेकिन हम यहां पे करने जा रहे हैं क्या, दो वेव लेना है जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है. एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है. पिछला जो फिगर मैंने बताया था उसमें हमने एम्पलीट्यूड अलग अलग दिखाया था, लेकिन कंसीडर किया था कि दोनों सेम है, लेकिन यहां पर हम एम्पलीट्यूड अलग अलग दिखाने जा रहे हैं. तो माना कि दो वेव है हमारे पास. कंसीडर टू लाइट वेव्स one y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. देखिए भैया, साइन दोनों के लिए मतलब सेम टाइप की वेव है, ओमेगा दोनों के लिए सेम है मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है. इनका डिफरेंस आप लोगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी करोगे तो फेज डिफरेंस पाई आएगा, जो कि कांस्टेंट है. एम्पलीट्यूड अलग अलग है. दो वेव मैंने कंसीडर कर लिया, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले टू वेव हमने कंसीडर कर लिया. माना कि किसी पॉइंट पे एक साथ ये पहुंचती हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैं शॉर्ट में एसी लिखता हूं, उसका मतलब अकॉर्डिंग होता है, समझ लीजिएगा. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ superposition of waves, the resultant wave will be y equal to y1 plus y2. बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होता है नेट डिस्प्लेसमेंट. तो इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट है y1 एंड y2, इनका वेक्टर सम लेना हो तो दोनों को सम कर दीजिए. आइए वैल्यू इसको पुट करते हैं. y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी. साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए. a1 साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी ये ओमेगा टी प्लस 5 है. एक फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी का.
उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रेक करूं तो A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आया क्यों ऐसा हुआ, तो मैं आपको बता दूं, सिंस देयर इज अ फार्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, उल्टा रहता है, कॉस ए साइन बी, उसे तोड़ा गया साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ओके, A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब यहां पे देखिए साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन कर ले, है ना, तो क्या बचेगा, A1 किसको कॉमन कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी को कॉमन कर रहे हैं, A1 प्लस A2 कॉस फाइव बच रहा है, A1 प्लस A2 कॉस फाइव, है ना, A1 प्लस A2 कॉस फाइव प्लस A2 साइन फाइव को एक साथ कर लें जरा हम, कॉस ओमेगा टी। जरा विचार कीजिए क्यों एक साथ किया मैंने, P कॉस ओमेगा टी, टाइम बदलेगा कॉस ओमेगा टी बदलेगा, बट कहीं तो कांस्टेंट है, A2 भी कांस्टेंट है, साइन फाइव भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो जरा विचार कीजिए, अलग अलग कई कांस्टेंट होने से अच्छा हम एक कांस्टेंट रखें, नया कांस्टेंट चेंज करते हैं। लेट A1 प्लस A2 कॉस फाइव इक्वल टू A कॉस थीटा, A1 प्लस A2 कॉस फाइव इक्वल टू A कॉस थीटा, ऐसा मान रहे हैं हम लोग, है ना। इस कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, एंड A2 साइन फाइव इज इक्वल टू क्या पुट करने जा रहे हैं, A साइन फाइव, सॉरी A साइन थीटा, थीटा यूज कर रहे हैं, ऐसी वैल्यूज को यहाँ पुट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा साइन ओमेगा टी इंटू A कॉस थीटा प्लस A साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी, इसकी जगह पे A साइन थीटा लिखा। ऐसा करने से देखिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, A कॉमन कर ले, चेंजेस कुछ नहीं होंगे, थीटा की वैल्यू इनके टर्म में 5, A की वैल्यू इनके टर्म में बाद में पता करके वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। A कॉमन कर लिया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया, उसको पहले इसको बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया भैया, इसको चेंज करते हैं, वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये नई वेव आ गई, क्या, एक नई वेव आ गई जिसका एम्पलीट्यूड ए है और फेज ओमेगा टी प्लस थीटा है, यानी फर्स्ट वेव से फेज थीटा का डिफरेंस, फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में फेज में थीटा आ गई है और एम्पलीट्यूड ए है। न्यू वेव आ गई, आनी ही चाहिए थी, इसको वेव बनना चाहिए था, लेकिन यहां से हमको नहीं पता था कि ये वेव है कि नहीं, ये एक्सप्रेशन वेव है कि नहीं पता था। लेकिन जब ये एक्सप्रेशन इस रूप में आ गया, हम कहते हैं अब क्लियर हो गया है कि दोनों वेव मिलेगी तो एक न्यू वेव का फॉर्मेशन होगा। अभी तक नहीं पता था कि नई वेव बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन कैलकुलेशन जब हमारा पूरा हुआ तो रिजल्ट बता रहा है कि नहीं, जो दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी न्यू वेव बनेगी, जिसका एम्पलीट्यूड ए होगा, अब फेज ओमेगा टी प्लस थीटा होगा।
आइए अभी ए की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इसे हम कहाँ गया इक्वेशन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं, हो जाएगा a1 प्लस a2 cos 5 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग एंड एडिंग a2 sin 5 to the whole square is equal to a cos theta to the whole square plus a sin theta to the whole square। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड किया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड किया। आगे देखिए क्या आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से तोड़ते हैं, a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2ab 2 a का मतलब a1 b का मतलब a2 cos 5 प्लस ये वाला a2 साइन स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू यहां से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? नोट करते चलिए क्योंकि मैं तो इरेज कर दूंगा, ये समझ में आया इतना ना। इधर इरेज करते हैं और यहां से कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करना है अपने को भाई? हाँ, a2 स्क्वायर कॉमन कर लें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर को कर लिया कॉमन, आएगा cos स्क्वायर 5 प्लस यहां से क्या साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 ये वाला इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर भी हो गया कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है ऑलवेज 1, तो आएगा बचेगा a स्क्वायर, क्या बचेगा इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 स्मॉल a1 a2 cos 5। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो a इसको टेक टू स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 cos 5। दिस इज द फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला है, बताया मैंने ना। क्या बताया कि ऐसी वेव न्यू वेव जो बनेगी तो उसका एम्पलीट्यूड ए होगा कैपिटल ए। कहेंगे सर गिवन वेव में कैपिटल ए नहीं है, तो कैपिटल ए नहीं, कैपिटल ए का फार्मूला a1 a2 5 के टर्म में ले आ गया, अब तो कैलकुलेट हो जाएगा ना। ओके, अब 5 को भी कैलकुलेट करना है, सॉरी थीटा को भी। हाँ, ये फेज थीटा कैसे आएगा? तो थीटा को लाने के लिए देखिए इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। इसको पहले इक्वेशन नंबर 3 बना लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लें। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। क्या आएगा? a sin थीटा अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा वाला पक्ष a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। a से कैंसिल हुआ, साइन अपॉन कॉस का मतलब tan होता है, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया a2 sin थीटा अपॉन a1 प्लस a2 cos थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप, सॉरी थीटा नहीं, इधर तो फाई है, काय कंफ्यूज होते हो, इधर
5, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में 5। तो इस प्रकार से थीटा निकाल लेंगे, कैपिटल ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें आपको हम बतलाते हैं। कौन कौन सी वेव सुपर इंपोज की थी? एक वेव सुपर इंपोज की थी y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, रिजल्टेंट वेव आई a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसमें a की वैल्यू आई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आया tan थीटा इक्वल टू a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। सारी वैल्यू निकालने के लिए पता चल गया। बस एक बात और पता करना है, इंटेंसिटी वाली बात। क्या? इंटेंसिटी वाली बात। तो फ्रॉम, अभी जो आपने कैलकुलेशन किया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई k, है ना, या ऐसे मत लिखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई ए कांस्टेंट k, आएगा के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए1 स्क्वायर प्लस के ए2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के ए1 ए2 कॉस फाइव। आप लोग घबरा गए होंगे, सर के से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए हैं? तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या ऐसे लिख सकते हैं, सिंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या? एम्पलीट्यूड टू द स्क्वायर मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ऐसा होता है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, के ए स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? के ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें मिला हुआ है, उसको उसी की हेल्प से हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला ला सकते हैं। इसीलिए हमने के से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, और के से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इंटेंसिटी बन गई है, इंटेंसिटी बन गई है, ये नहीं बनी है, इसको बनाते हैं। हमारा तो काम ही वही है, जो नहीं है उसको बना देंगे। प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट लगा देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर बनेगा तो इसको हम एक बार नहीं दो बार लिखेंगे, a1 स्क्वायर इंटू के a2 स्क्वायर। इससे cos फाइव को बाहर रहने दीजिए। इस पर अंडर रूट लगाया तो तीनों का स्क्वायर बनेगा, तो बाकी दोनों को तो स्क्वायर लगा कर लिखेंगे, लेकिन के को हम दो बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब देखिए बिल्कुल आराम से हम लिख सकते हैं, इंटेंसिटी रिजल्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट i1 i2 cos फाइव, i1 i2 cos फाइव। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हुई होगी। इसकी जगह में फर्स्ट इंटेंसिटी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी, ये के a1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, के a2 मतलब फर्स्ट सेकंड वेव की इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव एट अ पॉइंट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव प्लस अंडर 2 ऑफ अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, अगर इंटरफ्रेंस ना होता तो ये 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव ना होता, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन होता, तो इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी ऐड हो जाती टू गिव इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आ रहा है, एडिशनल टर्म 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव, ये एडिशनल टर्म है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफ्रेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस टर्म, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेरेंस टर्म। ओके स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया। अभी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, यानी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वगैरह वगैरह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से आप पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक आए तो बताइएगा, और ना समझ में आया तो वो भी बताइएगा क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत आराम से कम 2 बार तो देखना ही चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।